बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे बीट्स के बारे में कि बीट्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। हमने इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लिया था पहले, लेकिन आज हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि बीट्स क्या होती हैं। तो बीट्स क्या होती हैं? द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। मतलब दो वेव्स हैं जो कि सुपरपोज्ड हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस हो तो उस वक्त जो वेव्स प्रोड्यूस होगी, रिजल्टेंट वेव, उसको हम कहेंगे बीट्स। अब इन वेव्स में हमारे पास जस्ट स्लाइटली डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी में। इसके अलावा जो हमारे पास डायरेक्शन है वो भी सेम होती है और मीडियम भी सेम रहता है। तो अब हम एक एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास ये जो वेव ए है, अब यहाँ पे हमारे पास इसके जो क्रस्ट की तादाद अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 14 है। और अगर हम नीचे बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब एक के 12 है और एक के 14 है। तो मतलब ये है कि 12 और 14 में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को इंटरफेयर करवाना है, इन दोनों को मिलाना है आपस में। तो जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी तो हमारे पास एज ए रिजल्ट ये जो रिजल्टेंट है ना, ये ऑब्टेन्ड होगा। लेकिन हमारे पास अब कुछ पॉइंट है जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो हाई है। वो एम्पलीट्यूड हम देखते हैं, ये पॉइंट, इस पे एम्पलीट्यूड बहुत हाई है, सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड है। तो ये कब होगा? अब हम इसको ऊपर ज़रा देखें तो हमारे पास इसका जो क्रस्ट है वो उसके क्रस्ट से ही मिल रहा है। तो हमने देखा था जब हमारे पास क्रस्ट से मिलता है तो हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट आया उसका एम्पलीट्यूड हाई था। अब थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे पास ये जो पॉइंट है दरमियान में, जहाँ पे हमारे पास जो y है बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे ज़ीरो क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास जो वेव ए है इसका जो हमारे पास ट्रफ था, और जो पॉइंट बी है इसका हमारे पास क्रस्ट, यानी जो क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है डायरेक्ट। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? जब क्रस्ट ट्रफ से मिलता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर ट्रफ की बात करें तो वो नेगेटिव में होता है और जो क्रस्ट होता है वो पॉजिटिव में होता है। तो ये दोनों, अब इनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास स्लाइटली चेंज है, डायरेक्शन सेम है। तो हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगी और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो लाइन ऑब्टेन्ड होगी, रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड होगा, वहाँ पे ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस वजह से यहाँ पे कोई रिजल्टेंट ऑब्टेन नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे दोबारा सेम हमारे पास जो क्रस्ट है क्रस्ट से मिल रहा था, और यहाँ पे दोबारा हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो यानी पास हमारे पास बीट प्रोड्यूस हुई है, उसमें हमारे पास कुछ जगहों पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज भी हो रहा है और कुछ पे ज़ीरो भी हो रहा है। तो ये तब होगा जब हमारे पास क्रस्ट क्रस्ट से या फिर क्रस्ट से मिलेगा। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव है इसको हम कहते हैं बीट्स प्रोड्यूस होती है। और बीट्स तभी प्रोड्यूस होगी जब हमारे पास दो वेव्स होंगी और उनमें उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो उनको फिर डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो डिफरेंस अगर कम होगा तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव है उसको हम कहेंगे बीट्स प्रोड्यूस हुई है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है ट्यूनिंग फोर्क की। अब ट्यूनिंग फोर्क हमारे पास दो थे। अब हमारे पास जो दो ट्यूनिंग फोर्क थी ना, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी, मतलब 32 हर्ट्ज, इसकी भी और इसकी भी। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन दोनों ट्यूनिंग फोर्क जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी उनको एक रबर पैड पे मारा, और रबर पैड पे मारने के बाद इन दोनों में से जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो बिल्कुल सेम थी, यानी टन, मतलब उसमें कोई और डिफरेंस नहीं था। तो इस किस्म की कुछ साउंड प्रोड्यूस हुई। तो ये इस वजह से प्रोड्यूस हुई क्योंकि उन दोनों की फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन फिर उसने क्या किया कि हमारे पास जो एक ट्यूनिंग फोर्क था उसके ऊपर उसने कोटिंग कर दी। जब उसने वहां पे कोटिंग की तो वहां पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो डिक्रीज होके 30 हो गई। अच्छा, जब हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी 30 होगी और एक फ्रीक्वेंसी 32 हो गई, उसके बाद उसने दोबारा उसको एक रबड़ पैड पे मारा। जब उसने दोबारा रबड़ पैड पे मारा ना, आप अब जो उसके अंदर से आवाज़ प्रोड्यूस हुई ना, तो वो सेम नहीं थी, वो कुछ इस किस्म की थी, टन टन। मतलब ये है कि हमारे पास इस केस में क्या हुआ है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, स्लाइटली चेंज हो गई। तो उस केस में हमारे पास बीट प्रोड्यूस हुई है। तो जो बीट प्रोड्यूस हुई है ना, वो हमारे पास अब
यहाँ पे हमारे पास F2 था, यानी फ्रीक्वेंसी ये जो हमारे पास थी ये 32, माइनस कर देंगे हम F1 को, मतलब तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 32 माइनस 30, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या होगी 2 हर्ट्ज आएगी। ठीक है, तो मतलब ये है कि हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसमें हमें 2 दफ़ा शार्प साउंड सुनाई देगी, मतलब वो पूरी जो साउंड हमें सुनाई दी है उसमें 2 दफ़ा ऐसी आवाज़ आएगी कि वो सबसे तेज़ होगी, मतलब ऐसी आवाज़ जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, तो ये हम डिफरेंस रखेंगे, मतलब ये जो दो हमने ट्यूनिंग फोर्क ली है इनका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 हर्ट्ज होना चाहिए। अगर हम कोई भी दो ऐसी वेव्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ रहा है, तो वो जो डिफरेंस है वो 10 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उसकी साउंड बहुत फास्ट होगी और उसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। सो अगर 10 से कम होगा, मतलब 2 हर्ट्ज 3 हर्ट्ज, तो हमें क्लियरली समझ आ जाएगी कि यहाँ पे बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी 1 सेकेंड में हमें वो उतनी दफ़ा ही वो शार्प साउंड सुनाई देगी। फॉर एग्जांपल इस ट्यूनिंग फोर्क में हमें 2 दफ़ा शार्प साउंड प्रोड्यूस होगी। ओके हो गया, तो ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट बीट्स का कि कब हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क की आवाज़ कितनी दफ़ा 1 सेकेंड में सुनाई देगी। इसके अलावा हम अगर यूजेस ऑफ बीट्स की बात करें तो बीट्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए। ट्यूनिंग का क्या मतलब होता है कि हमारे पास 2 गिटार हैं या कोई भी 2 इंस्ट्रूमेंट है, अब उन दोनों का उनमें से एक की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें नोन है, जबकि एक की फ्रीक्वेंसी हमें नोन नहीं है, हमें नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे कि हम अब 2 गिटार हैं या 2 सितार हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे उनको अगर हम बजाएं एक ही वक्त में बजाएंगे तो उनमें से एक ही अगर साउंड प्रोड्यूस होगी तो हम कहेंगे कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच है और ये दोनों ट्यून है। ठीक है, लेकिन अगर हमने क्या किया कि हमने जब दोनों को बजाया और दोनों में से हमें बीट्स सुनाई दी हैं, ठीक है, बीट्स सुनाई दी हैं, हमें अलग अलग आवाज़ें सुनाई दी हैं, तो फिर हम क्या करेंगे उसकी नोक को ढीला करेंगे या फिर घुमाएंगे टाइट करेंगे, तो उसके बाद फिर हम दोबारा ट्राई करेंगे और फिर तब तक करते रहेंगे जब तक हमें कोई बीट सुनाई नहीं देती। और जब कोई बीट सुनाई देगी तो मतलब ये है कि उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी ट्यून हो गई है। तो ये इस तरह हम बीट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए। सो ये कॉन्सेप्ट था बीट्स का कि बीट्स कब प्रोड्यूस होती हैं, और ये इस उसी केस में प्रोड्यूस होंगी जब हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होगा। सो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट बीट्स। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसका सेकंड कॉन्सेप्ट यानी बीट्स भी कवर हो गया। सो नेक्स्ट हमारे पास एक ही टॉपिक रह गया स्टेशनरी वेव का, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।